नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होने के लिए स्पेशल स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करना पड़ता है। भीड़ की तरह जैसे सब बिना सोचे समझे पढ़ाई करते जा रहे हैं वैसे नहीं होता है, क्योंकि पढ़ाई करने वाले लाखों की संख्या में रहते हैं और वैकेंसी मात्र कुछ हज़ारों में रहती है। तो इसमें सिलेक्शन लेने के लिए आपको सबसे अलग कड़ी मेहनत करना है। सिलेबस और पैटर्न के अनुसार सिस्टमेटिक ढंग से सभी क्वेश्चन को याद और रिवीजन करना है। सबसे मज़ेदार होता है स्टूडेंट लाइफ। बस कुछ साल की कड़ी मेहनत करिए और ज़िंदगी भर ऐश करिए। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेट के माध्यम से स्मार्ट स्टडी। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा ये केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। ठीक है, अब यहाँ इस टॉपिक से यहाँ से जो भी इसके आसपास का जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है सबको यहाँ पर एक साथ देखेंगे। जैसे कि 1919 आया भारत शासन अधिनियम, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही लागू हुआ था प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, अब प्रांतों में द्वैध शासन कब समाप्त हुआ? तो 1935 के अधिनियम के तहत समाप्त हुआ था और केंद्र में लागू हो गया था। यानी कि अगर दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब समाप्त हुआ तो 1935 के अधिनियम में, और केंद्र में द्वैध शासन कब लागू हुआ तो 1935 में। यानी कि प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में इसे लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है लोक जनहित याचिका। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो भी इम्पोर्टेंट जो लिया गया है अपने संविधान में तो वो सबको यहाँ पर देख लेंगे। जैसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से ही लिया गया। अब प्रस्तावना की अगर भाषा पूछ दे तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये ध्यान रखना, प्रस्तावना का विचार जो है वो अमेरिका से, लेकिन भाषा अगर पूछे तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन से संबंधित JBP समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1949 में किया था। ठीक है, JBP मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, और B से है वल्लभ भाई पटेल, और P से है पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, ये इस समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था? तो 1949 में। दोस्तों किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का शानदार तरीका ये होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सबको एक साथ रिवीजन करना ही चाहिए। और ख़ास करके जो क्वेश्चन एक है ना, क्या होता है कि सिस्टमेटिक ढंग से उसको अरेंज करके याद करने से क्या होता है वो लंबे समय तक याद रहता है और आप कभी भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो आसान हो जाता है पढ़ना आपका। जैसे कि 1949 यहाँ आया। ठीक है, तो 1949 में जो भी इम्पोर्टेंट घटना हुई है और एग्जाम में पूछा जाता है तो वो सबको रिकॉल कर लेंगे एक साथ यहीं पे। ठीक है ना, अब जैसे 1949 यहाँ पढ़ाई करके आगे बढ़ गए, फिर 1949 वाला दूसरा आएगा तो क्या कन्फ्यूजन भी हो जाता है, और एक साथ अगर रिलेट करके याद कर लेते हैं तो ये भी याद रहता है और वो भी याद रहेगा। जैसे राज्य पुनर्गठन से संबंधित ये समिति सिफारिश ने सरकार के समक्ष पेश किया था 1949 में। अब 1949 में और क्या हुआ जो कि इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में ही हुआ था। ठीक है, नाटो की स्थापना कब हुआ था ये पूछा जाता है तो वो भी 1949 में हुआ था। तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी। तो इसका करेक्ट आंसर है अखिल भारतीय संघ। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली कौन सी थी? तो अखिल भारतीय संघ था। ठीक है, अब 1935 आया तो 1935 से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है सब फिर एक बार रिवीजन करेंगे। जैसे प्रांतों में द्वैध शासन कब समाप्त किया गया था? तो समाप्त हुआ था 1935 में, और केंद्र में लागू कब हुआ था? 1935 में लागू हुआ था। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाता है जैसे अखिल भारतीय है ना, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के आता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 312 में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी आयोग गठित हुआ था
किसकी समीक्षा के लिए गठित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा के लिए सरकार या आयोग का गठन हुआ था। यानी इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, केवल 4। ठीक है, डायरेक्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सरकार या आयोग का संबंध है तो संघ और यानी कि केंद्र या तो केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1983 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 1983 से आपको अगर कुछ घटना है तो उसको यहाँ रिलेट कर लीजिए। जब भी ईस्वी वाला है तो कोशिश करिए कि कोई ना कोई और इंपॉर्टेंट अगर घटना है तो रिलेट कर लीजिए। जो भारत है पहला वनडे क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो 1983 में ही जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला क्या है? संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है, तो ये सही है। ठीक है, और वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है, ये भी सही है। ठीक है, बिना सरकार की अनुमति वो नहीं कर सकता है कुछ भी। ठीक है, तो ये दोनों सही है। और वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है एवं अपना मत भी दे सकता है, ये 3 गलत है। क्योंकि देखिए महान्यायवादी जो है ना संसद की संयुक्त बैठक में भाग तो ले सकता है लेकिन वो मत देने का उसका अधिकार नहीं होता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है 1 और 2, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको खास करके ध्यान रखना कि ये अनुच्छेद पूछा जाता है। ठीक ना, डायरेक्ट सिंपल आपसे पूछा जाता है कि भारत का महान्यायवादी जो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 76 में। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का भी क्वेश्चन याद रख लीजिए कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? यानी कि पंचायती राज में जो सीटों का आरक्षण है, सीटों का बंटवारा है, आरक्षण है, वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के डी में है। ठीक है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपको याद रखना है। जैसे कि पंचायतों का जो अवधि होता है यानी कि कार्यकाल होता है वो किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो वो है 243 के ई में है। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? देखिए पंचायतों की अवधि क्या होता है? अमूमन 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो 5 वर्ष है। अब ABCD में याद रखिए कि ई कितने नंबर पे आता है? तो 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये हो गया पंचायतों की अवधि किस अनुच्छेद में? 243 के ई में होगा। देखिए 243 के ए से लगभग ओ तक है। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस तरह से रिलेट करके याद रखेंगे तभी याद होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, याद भी नहीं होगा। तो पंचायतों का जो कार्यकाल है वो किस में है? तो अनुच्छेद 243 के ई में है। ई यानी कि 5वें नंबर पर है ABCD में, ये हो गया। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायतों की शक्ति जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 243 के जी में है। इसे याद कैसे रखना है? तो जी से रिलेट करिए पार्ले जी को, यानी कि पार्ले जी खाने से शक्ति होती है, शक्ति मिलती है। पार्ले जी खाने से शक्ति मिलती है, तो वहाँ से क्या जी आपको रिलेट हो जाएगा, यानी कि 243 के में पंचायतों की शक्ति है 243 के जी में। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि जो राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 243 के आई में है। तो आयोग आई ऐसे रिलेट कर लीजिएगा ना। राज्य वित्त आयोग का गठन है अनुच्छेद 243 के आई में है। ठीक है, और केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? तो वो 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो वो विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 3 माह तक पड़ा रह सकता है। ठीक है, जब धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो वो विधान परिषद में 3 महीने तक पड़ा रह सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई है, तो कहाँ की गई थी? तो ये पटना में हुआ था। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना पटना में हुआ था। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और कन्फ्यूजन वाला भी है। ठीक है, अब समाजवादी पार्टी से अधिकतर के दिमाग में ये रहता है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगर समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष
कौन है? अगर ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण है तो सभी लोग इसी को टिक कर देते हैं, लेकिन आपको खास यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव थे, और महासचिव पूछे तो वो थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जो कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव, और प्रथम महासचिव कौन थे? तो वो थे जयप्रकाश नारायण। ये आपको खास करके ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो रेड क्लिफ से याद आ रहा है कुछ? भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा रेखा है वो क्या है? रेड क्लिफ कहलाता है। तो यानी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने के लिए रेड क्लिफ समिति का नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब ये सीमा जो है तो ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो वो है मैकमोहन रेखा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि डुरंड रेखा जो है वो किस देश के बीच है? तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो ये आपको इतने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर है ये राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखा गया है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। ठीक है, और यहाँ पर एक ये है ना सीमांत गांधी जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी। इनसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1860 में दास्ता को अपराध घोषित किया गया था। अब यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ये जो दास प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो दास प्रथा को समाप्त किया था उस समय गवर्नर जनरल किसने किया था? लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, और एक इसी तरह आता है जो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, दोनों को इसीलिए याद रखना है यहाँ पे। एक दास प्रथा को हो गया तो एलनबरो, और सती प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बनारस में हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता का उपाधि दिया गया था। ठीक है, अब ये बनारस अधिवेशन हुआ था कब? तो कांग्रेस का जो है ना 21वां अधिवेशन जो था वो 1905 में बनारस में हुआ था। ठीक है, और इसके जो बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, 1905 से कि बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। अच्छा, लोकहितवादी किसे कहा जाता है? लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो वो गोपाल हरि देशमुख है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले एक है और एक है गोपाल हरि देशमुख। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। हित से रिलेट कर लीजिए, हितवादी यानी कि हित करने वाले कौन? हरि, है ना, हरि मतलब भगवान। तो हित के बारे में कौन सोच सकते हैं? तो हरि। लोक हितवादी यानी कि गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, और ये गोपाल कृष्ण गोखले से एक क्वेश्चन और आता है कि गांधी जी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब 1919 से जो भी इंपॉर्टेंट घटना हुआ 1919 में सबको यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि आपसे पूछ लिया था डायरेक्ट कि रॉलेट एक्ट कब आया था, कब पारित हुआ था? तो 1919 में आप पारित हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो वो भी 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये डेट सहित आपको याद रखना है ना, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो वो भी 1919 में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ था? तो 1919 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू आया, जवाहरलाल नेहरू से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है तो सबको यहाँ पर रिवीजन करेंगे। जैसे कि पहले तो ये है सिंपल बच्चा वाला कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। कितने वर्ष तक रहते मालूम? 16 वर्ष 286 दिन रहते, यानी लगभग 17 साल तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर
कौन रहे हैं? तो जवाहरलाल नेहरू रहे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है इनसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत एक खोज के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, इनसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है मुजफ्फरपुर में हुआ था। बिहार में लोटा विद्रोह 1856 में किस स्थान पर हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक है, अब मुजफ्फरपुर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि बिहार में सर्वाधिक फल उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो मुजफ्फरपुर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 7 भागों में विभाजित था। ये ध्यान रखना है। अब रही बात अकबर की, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अकबर से पूछा जाता है। तो अकबर के चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? पहले ये समझिए कि अकबर है ना किस वंश का शासक था? तो अकबर जो है वो मुगल काल का यानी मुगल वंश का शासक था। ठीक है, अब अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। अच्छा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा मुगल शासक अनपढ़ था यानी निरक्षर था? तो वो अकबर ही था, अनपढ़ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आता है कि अकबर कितने वर्ष की उम्र में सम्राट बना? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है अकबर कितने वर्ष की उम्र में सम्राट बना, तो ये SSC CGL जो सेंट्रल लेवल का है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अकबर कितने वर्ष की उम्र में सम्राट बना? तो 13 वर्ष की उम्र में ये सम्राट बना था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि मनसबदारी प्रथा को किसने शुरू किया था? तो अकबर ने ही शुरू किया था। तो आपको याद रखना है। देखिए, एक है मनसबदारी प्रथा, एक है दीन ए इलाही को शुरू आरंभ किसने किया था? तो वो भी अकबर ने। और झरोखा प्रथा को किसने शुरू किया? तो वो भी अकबर ने किया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अकबर का संरक्षक वो कौन था? तो अकबर का संरक्षक था बैरम खां। ठीक है, और एक आता है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो वो था टोडरमल। तो यहाँ पे ध्यान रखना है अकबर का संरक्षक है बैरम खां और अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो वो टोडरमल था। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि नवरत्न किसके दरबार में रहता था? तो नवरत्न जो है अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। तो ये आपको सारा ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1556 से 1605 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर क्या होगा? सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस एक खलवत कहा जाता था। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, मजलिस एक खलवत। ठीक है, अब यहाँ से इस टॉपिक से कौन क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन आता है कि सल्तनत काल में कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो 5 राजवंशों ने शासन किया था सल्तनत काल में। ठीक है, और वो कौन कौन सा था? और डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में बोलता है कि इनमें से कौन सा सल्तनत काल में ये शासन नहीं किया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और क्रम से भी पूछ लिया जाता है कि कौन पहले शासन किया, कौन बाद में किया। तो आपको क्रम से याद रखना है कौन कौन था। 5 राजवंश जो था वो था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये क्रम से है। ठीक है ना, ये ऐसे ही किए थे। सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया, फिर खिलजी, फिर तुगलक और सैयद और लोदी। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? गुलाब खिले तो सांस लो, है ना। गुलाब यानी गुलाम वंश, खिले, आप एक लाइन लिख लीजिएगा, गुलाब खिले तो सांस लो। तो आपको आसानी से याद रहेगा। गुलाब यानी कि गुलाम वंश, खिले यानी खिलजी वंश, तो यानी तुगलक वंश, सांस लो यानी कि सैयद वंश और लोदी वंश। अब इसका संस्थापक पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो आपको 5 का याद रखना है, सभी के बारे में पूछा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन अगर पूछे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो था इल्तुतमिश था। ये ध्यान रखना है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। और ये तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश का संस्थापक था खिजर खां। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बकलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्ययी कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिंधु नदी को हिरण्ययी कहा गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यही ऋग्वेद काल में कि किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया। ठीक है ना, सबसे पवित्र नदी, तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है जामिल, यानी कि जमाली भी कहीं देता है
ये इनका दामाद ही था, जो कि प्रथम इनका अनुयायी था, जामिल। ठीक है, अब यहाँ महावीर स्वामी से और गौतम बुद्ध से निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो आपको महावीर स्वामी की यहाँ बात आई है, तो महावीर स्वामी का सारा चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो ये ऋषभदेव था। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन था, तो वो पार्श्वनाथ थे, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन देखिए, पहला तीर्थंकर वो ऋषभदेव थे, जो कि जैन धर्म के संस्थापक था। एक 23वें तीर्थंकर के बारे में पूछा जाता है, तो वो पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म का 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन था, तो वो थे महावीर स्वामी थे। ठीक है, अब महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अब देखिए महावीर स्वामी का जन्म और गौतम बुद्ध का जन्म, ये दोनों आप कभी भी पढ़ते हैं, ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है कभी। ठीक है, और एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। तो ये दोनों में कभी अगर पढ़ाई छोड़ दिए ना 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, तो कभी कभी कन्फ्यूजन इसमें हो जाता है। 500 ये दोनों में एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको याद कैसे रखना है, रिलेट करके, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो देखिए गौतम में तो आ रहा है ना, तो गौतम 63, तो ऐसे याद रख लेना। गौतम बुद्ध का जो हुआ वो 563 ईसा पूर्व में हुआ। अब महावीर स्वामी का जन्म हुआ वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब रही बात महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ये ध्यान रखना है। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो पावापुरी यानी कि नालंदा में है वो पावापुरी, वहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, तो जिम्भिक ग्राम में हुआ था, रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, जिम्भिक ग्राम जो कि बिहार में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। तो देखिए एक चीज़ पहले याद रखना है कि भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो 1 अगर बजा है वहाँ ग्रीनविच मीन टाइम में, तो 5.5 घंटा उसमें ऐड कर देंगे तो 6:30 हो जाएगा ना। 1 और 5.5 करेंगे तो 6:30 हो जाएगा, यानी शाम के 6:30 बजे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है आपको याद रखना है, जैसे कि भारत का मानक समय जो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना देशांतर जो है आगे है, तो कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं, तो सूर्य से निकटतम दूरी जो है वो उपसौर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया उपसौर। ठीक है, और अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, तो वो अपसौर कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंग्लिश भी याद रख लीजिए, कभी कभी इंग्लिश भी दे देता है। अपसौर यानी कि अधिकतम दूरी जो है वो अपहेलियन कहलाता है, न्यूनतम दूरी जो है पेरीहेलियन कहलाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सूर्य से निकटतम दूरी जो है वो पृथ्वी की वो कब होता है, तो निकटतम दूरी होता है 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को, और अधिकतम दूरी होता है 4 जुलाई को। ठीक है, तो ये दोनों में कभी कन्फ्यूजन ना हो, तो ऐसे याद कैसे रखना है। देखिए निकटतम, इसमें ये दोनों में निकटतम कौन सा है, 3 है ना। जनवरी में भी देखिए जनवरी जुलाई, निकट कौन है, तो जनवरी है। और दूर कौन सा है, तो ये 4 है ना, थोड़ा 4 और जुलाई, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है अनाईमुड़ी है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम है अनाईमुड़ी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि एक चीज़ और याद रखना है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है और पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है क्या है, वो अनाईमुड़ी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। और एक क्वेश्चन आता है इसी तरह का कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो महेंद्रगिरी है। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, दोदा बेटा है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है
ये नर्मदा नदी जो है वो भरंस घाटी से होकर गुजरती है। और भरंस घाटी से देखिए, एक नर्मदा है और ताप्ती है, ये दोनों नदियाँ भरंस घाटी से होकर क्या प्रवाहित होती है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन आता है ना कि कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो कौन सी नदी है? नर्मदा और ताप्ती है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया हुआ डेल्टा है, ठीक है। सुंदरबन का डेल्टा जो कि भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 25। 25 में क्या मिलान करना है ना, समुद्री धारा है और किस महासागर में बहती है वो। तो 25 का देखिए, ये अगुलहास धारा जो है, अगुलहास धारा हिंद महासागर में ही बहती है, ठीक है। और एल नीनो धारा जो है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में बहती है। और क्यूरोसियो जो धारा है ये उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है। और बेंगुएला की धारा जो है वो दक्षिण अटलांटिका महासागर में बहती है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं। तो कालाहारी रेगिस्तान में बुशमैन जनजाति पाया जाता है, ठीक है। अब रही बात है बुशमैन जनजाति, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन बुशमैन का जो है वो ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कालाहारी रेगिस्तान में पाई जाती है, ठीक है। एक है मसाई जनजाति, ये कहाँ पाई जाती है? तो पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है मसाई जनजाति। एक है नूबा जनजाति जो है वो सूडान में पाई जाती है। एक है बोरो जनजाति, तो बोरो ब्राज़ील में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील है वो, ठीक है। और भील सर्वाधिक आबादी कहाँ है, किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोदावरी नदी का उद्गम और मुहाना भारतीय गणराज्य में। एक है लूनी नदी भी है, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर गोदावरी नदी की बात करते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और कन्फ्यूजन भी होता है। जैसे एक दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी है। अगर पूछे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो वो भी गोदावरी है। एक है दक्षिण गंगा, किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। कन्फ्यूजन यहीं पर होता है। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है और दक्षिण की गंगा तो कावेरी को कहा जाता है। तो की लग गया तो कावेरी आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये ग्रैंड बैंक मछली पकड़ने का केंद्र है ये, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि यह विश्व में सबसे संपन्न मछली पकड़ने का केंद्र है ये ग्रैंड बैंक। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? तो जो एसडीआर मुद्रा है वो कृत्रिम मुद्रा समझी जाती है। एसडीआर का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। ये ऐसी मुद्रा जो चलन में नहीं होती है, केवल लेखांकन उद्देश्यों के लिए होती है, वो कृत्रिम मुद्रा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में सिक्कों की ढलाई होती है। सिक्कों की ढलाई जो टकसाल है मेन है 4 जगह है, वो है मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा है, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है आपको? सिक्कों की ढलाई होती है, एक शब्द याद रखना है, चारों आपको याद रहेगा, महकना, ठीक है। महकना कर दीजिए, महकना यानी कि ये 4 जगह सिक्कों की ढलाई होती है। कौन कौन सा है? मोसे मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है कीमतें। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? तो कीमतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है ना। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है, ठीक है। किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब पीएम कुसुम है ना, इसी तरह एक और है पीएम पोषण योजना। तो पीएम पोषण योजना करंट अफेयर में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीएम पोषण योजना जो किस योजना का नाम बदल कर किया गया? तो जो मिड डे मील मिलता है ना स्कूलों में, मध्याह्न भोजन का नाम पीएम पोषण योजना इसका कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जब आय में वृद्धि होगा तो वो बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। बाकी जो इसका आंसर हो जाता है ये बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी कौन? तीव्र जनसंख्या में वृद्धि, कौशल का अभाव और जनशक्ति नियोजन का अभाव। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये दिया गया था 2006 में, ठीक है, 2006 में दिया गया था। अच्छा, पंचायत को जो ये आरक्षण है 50%, ये 2006 में दिया गया था। और इसी तरह एक और करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इसे, कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम ये कब पारित हुआ? तो 2023 में पारित हुआ। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। 33% यानी 1/3 महिलाएं होगी लोकसभा और विधानसभा में। तो ये आपको याद रखना है। और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो जो आरक्षण जो लोकसभा में सीट या तो जो सीट है तो वो आरक्षण का प्रावधान जो है 243 के डी में है ना, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है भंडारी समिति का संबंध है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। भंडारी समिति का कुछ समिति है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे सरकारिया समिति, तो ये क्या है? केंद्र राज्य संबंध है। और राजा चलैया जो समिति का राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? तो कर सुधार से है। नरसिम्हम समिति तो वित्तीय या बैंकिंग सुधार से है। और एक है जानकी रमन समिति, इसका संबंध किससे है? तो प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा सरकार द्वारा किया गया। सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत हरियाणा द्वारा किया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो हरियाणा द्वारा ही शुरू किया गया था। अच्छा, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था तमिलनाडु के द्वारा, ठीक है। और फिर बाद में है ना तेलंगाना भी मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया है। एक इम्पोर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है, लाडली बहना योजना यानी कि लाडली लक्ष्मी योजना या तो लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था? तो ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक है? तो रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है गौतम चिकरमाने है, ठीक है। रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक है गौतम चिकरमाने, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कि आपको याद रख लेना है, यहाँ 2-4 रिवीजन कर लेना है। जैसे ए विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। इसी की एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पुस्तक है सलमान रश्दी के जो कि पूछा जाता है, मिडनाइट चिल्ड्रेन। तो मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। इसे याद कैसे रखना है? देखिए मिडनाइट यानी कि मध्य रात्रि को चिल्ड्रेन जो है रुस गया, यानी कि मिडनाइट चिल्ड्रेन के रुस गया यानी रुश्दी, सलमान रुश्दी, ऐसे याद रख लेना है। और एक पुस्तक है अम्बेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है। अम्बेडकर ए लाइफ के लेखक शशि थरूर है, ठीक है। और एक क्वेश्चन याद रखना कि माई लाइफ एज ए कॉमरेड के लेखक कौन है? के शैलजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वां नाम यानी कि जो है ये नम इसका क्या होता है? नाम का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ये युगांडा में किया गया था। नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन युगांडा में किया गया था, ठीक है। और ये जो नाम का जो स्थापना वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में, ठीक है। नाम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इनके संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमार अब्दुल नासिर, और एक थे यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टिटो। तो ये तीनों मिलकर किए थे, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है? देखिए जवाहरलाल नेहरू को बोलना नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति जो थे गमार अब्दुल नासिर, इसमें को बोलना नासिर, और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जो थे टिटो। तो इसे इसके संस्थापक कौन थे?
यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो नेहरू, नासिर, टिट्टो। नेहरू, नासिर, टिट्टो, ये तीनों मिलकर किए थे, नेहरू, नासिर, टिट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लो का संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं तरुण ढिल्लो, ये ध्यान रखना है। और ये रही बात अर्जुन अवार्ड की, तो ये क्वेश्चन आता है ना कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में शुरुआत हुआ था, ठीक है। और इस बार अर्जुन अवार्ड जो है 2023 कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो 25 खिलाड़ियों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी गोस्पोडिनोव का संबंध किस देश से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बुल्गारिया से संबंधित है। तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव जो है बुल्गारिया के हैं, ठीक है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 इनको मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इनके जो किस लिए मिला है, किस पुस्तक के लिए, तो वो पुस्तक भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट होता है। इसका है टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर के लेखक कौन है? तो गोस्पोडिनोव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आतंकवाद में क्या, तालिबानी आतंकवादी जो वहाँ पूरे देश पे काबिज कर लिया है, यानी कि अफगानिस्तान का है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में शीर्ष देश पर कौन सा है? तो अफगानिस्तान है, ठीक है। और भारत का स्थान कौन सा है? तो वो 13वां स्थान पर है, ठीक है। अच्छा, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल है। और मुद्रा क्या है? तो अफगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 है। 42 में पूछा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मिला है IISc बंगलुरु को। उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है? तो ये मिला है IISc बंगलुरु को मिला है, ठीक है। और यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? तो वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय। और भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय, आपको ये याद रखना है, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन वेव इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है LVM3 द्वारा ये लॉन्च किया गया था। कौन? वन वेव इंडिया 2 उपग्रह को LVM3 द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ है मालूम? तो ये श्रीहरिकोटा में है। और श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। यानी कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये कहाँ है? तो ये अहमदाबाद में है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो वो तिरुवनंतपुरम में है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो वो बंगलुरु में, कर्नाटक के बंगलुरु में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जेम्स मारेप। पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री जेम्स मारेप हैं, ठीक है। अब पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? तो वो है पोर्ट मोरेस्बी। और पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा का नाम क्या है? तो वो है कीना, है ना, जो इनका मुद्रा है वो है कीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है ये स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। और ये एशियन गेम्स 2023 हुआ था कहाँ? तो चीन के होंगझोउ में हुआ था। और एशियाई खेल 2026 होगा कहाँ? तो वो जापान में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना? तो ये चौथा देश है, ठीक है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? तो चौथा देश है। अब करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि एक बार जो चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था तो उस समय जो रेलवे NTPC का एग्जाम हुआ था तो उस समय चंद्रयान 1 जो है कब लॉन्च हुआ? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तो इसलिए आपको तीनों याद रखना है, चंद्रयान 1,
कब लॉन्च हुआ, 2 कब लॉन्च हुआ, 3 कब लॉन्च हुआ, ठीक है। तो आपको याद रखना है चंद्रयान 1 जो है वो लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 को। और चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। और चंद्रयान 3 जो कब लॉन्च हुआ, तो ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन याद हो गया आपको, इम्पोर्टेंट है। पहला जो है चंद्रयान 1 जो है लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को, दूसरा लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को, और तीसरा 14 जुलाई 2019 को 2023 को, ठीक है। अब है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चंद्रयान 3 को जो है वो कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपको मालूम है कहाँ है, श्रीहरिकोटा में। ये कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखना है कि चंद्रयान जो 3 जो लॉन्च हुआ था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 ये तीनों है ना वहीं से लॉन्च हुआ है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च किया गया है। तो इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना है। जब भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी पूछे चंद्रयान 1 कहाँ से लॉन्च हुआ, 2 कहाँ, 3 कहाँ से लॉन्च हुआ, तो सभी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया, ठीक है। देखिए चंद्रयान 1 और 2 ये तो असफल हो गया था, लेकिन चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेस हो गया था, वो चंद्रमा की सतह पर लैंड कर गया था। तो कब लैंड किया, तो 23 अगस्त 2023 को लैंड किया। ये लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को, और 23 अगस्त 2023 को ये लैंड कर गया था। तो इतने सारे चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंच भाषा से हुआ पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है वर्धा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, यानी कि पंचगंगा, घाट प्रवाह और कोयना ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और रही बात वर्धा की, तो ये वर्धा और तुंगभद्रा ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, ये ध्यान रखना है। और ये कृष्णा नदी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। इसे याद कैसे रखना है, देखिए नागार्जुन को अर्जुन से रिलेट कर दीजिए, अर्जुन जो है और कृष्णा नदी है तो कृष्ण भगवान से रिलेट कर लीजिए, यानी कि महाभारत में अर्जुन का सारथी कौन था, कृष्ण था, तो वहाँ से रिलेट करके कभी नहीं आप भूलेंगे ना कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। यानी कि नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाया जाता है, ठीक है। अब रही बात पश्चिमी घाट से एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, तो सह्याद्री है, यानी कि सह्याद्री किसे कहते हैं, पश्चिमी घाट को कहा जाता है, ठीक है। अब पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो अनामुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिबेरो शब्दावली का संबंध किस खेल से है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये वॉलीबॉल से संबंधित है। लिबेरो जो शब्द है वो वॉलीबॉल से संबंधित है। अच्छा, वॉलीबॉल में एक तरफ में कितने खिलाड़ी होता है, तो वॉलीबॉल में एक तरफ में 6 खिलाड़ी होता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। जैसे बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होता है, 4 खिलाड़ी होता है, ठीक है। अच्छा, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होता है, 9 खिलाड़ी होता है। और खो खो में भी 9 खिलाड़ी होता है। अच्छा, बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, इसे याद कैसे रखना है, तो ऐसे बोलना है एक शब्द कि बेसन नहीं खाएंगे, बेसन नहीं खाएंगे, यानी कि बेसबॉल और खो खो, खाएंगे यानी खो खो, और नहीं यानी 9 खिलाड़ी, दोनों में 9 खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये घुलाना, निस्पंदन और वाष्पीकरण। जैसे नमक और रेत, रेत यानी कि बालू, नमक और बालू जब मिश्रण हो जाता है तो उसको पहले क्या करेंगे, घोल देंगे, ठीक है। जब घोलने से क्या होगा कि उसमें बालू, फिर घोलने के बाद पहले बालू छांक लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये निस्पंदन और वाष्पीकरण से वो नमक भी अलग हो जाएगा, तो ये इसका प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये विटामिन डी जो है वो सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है, इस टॉपिक से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जब भी पढ़ें इस टाइप के रिवीजन करना काफ़ी फायदेमंद चीज़ है ये, ठीक है। तो इस टाइप से ही पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप निश्चित रूप से आप सक्सेस होंगे। अब जैसे विटामिन से अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन की खोज किसने किया, तो कासिमिर फंक ने किया था, ठीक है। अब विटामिन का रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है,
विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है। विटामिन बी का थायमिन है, ए का रेटिनॉल है, के का क्या है, विटामिन के का है फिलोक्विनिन। ठीक है, देखिए इसे याद कैसे रखना है, तो इसे विटामिन ए है, विटामिन बी, सी, डी और ई और के, ये विटामिन मुख्य विटामिन है। इसके रासायनिक नाम पूछा जाता है, तो इसका नाम है रेटिनॉल, इसका नाम है थायमिन, इसका नाम है विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का है कैल्सीफेरोल, और विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरोल, और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन। इसे याद रखना है, सिंपल है, रथ पर एक टॉफ़ी है ना, तो पर को यहाँ साइलेंट रखना है, रथ एक टॉफ़ी, तो इससे क्या है आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा और याद भी रहेगा। ठीक है, रथ यानी कि विटामिन ए बी का नाम हो गया रेटिनॉल और थायमिन, एक से हो गया विटामिन सी और डी का नाम हो गया, सी का हो गया एस्कॉर्बिक एसिड और डी का कैल्सीफेरोल, और टॉफ़ी से हो गया ई और के का रासायनिक नाम, टॉफ़ी यानी कि विटामिन ई का है टोकोफेरोल और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनिन है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्टिल्ट रूट्स मौजूद होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है अस्टिल्ट रूट्स जो है वो गन्ना और मक्का में मौजूद होता है। ठीक है, अब गन्ना से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि लाल सड़न रोग, जो लाल सड़ांध भी देता है, लाल सड़न रोग वो किस में पाया जाता है, किस में होता है, तो वो गन्ना में होता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक पर आवेश होता है, तो इसका आवेश जो है ना मालूम बाहरी सतह पर होता है, कोई भी चालक मतलब आवेशित चालक है उसका आवेश जो है वो बाहरी सतह पर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आवेश का, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो वो कूलम्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। स्वपोषी में यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाती है, तो आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, तो स्टार्च के रूप में संग्रहित होती है। निम्नलिखित में से कौन यीस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पाद है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा, ये क्या है, यीस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पाद है। ठीक है, अवायवीय मतलब ये भी ध्यान रखना है, इस सिंपल क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन परागकण को संदर्भित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण, ये परागकण कहलाता है। ठीक है, परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा है, तो इसका करेक्ट आंसर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो तापमान में वृद्धि से उसका क्या, गैस की अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। देखिए तापमान में वृद्धि के साथ गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होती है, तो इलेक्ट्रिक हीटर में क्या परिवर्तित होता है, तो हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलेगा, है ना, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है, तो वो नाइक्रोम का बना होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENT यानी कि ईयर और N यानी कि नोज और T यानी कि थ्रोएट, थ्रोएट मतलब गला, ये डॉक्टर जो है उपयोग करते हैं किसका, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, वो है ना, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अवतल दर्पण से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आता है कि गाड़ी के हेडलाइटों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और गाड़ी में पीछे देखने के लिए, नहीं पीछे का दृश्य देखने के लिए तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, दहन एक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन, यानी कि दहन एक प्रतिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ, यानी कि एक पदार्थ है ना ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये क्लोरीन, जीवाणु रहित बनाने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन सिंपल पूछा लिया जाता है कि जल के शुद्धिकरण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है इनसे कि उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, तो वो है क्लोरीन, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कि आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्रित धातु है। तो सोने के साथ किस धातु का मिलाया जाता है? तो तांबा को मिलाया जाता है ना, तांबा। तांबा से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कौन सा पूछा जाता है कि मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का ही प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थेलेट है ना, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थेलेट। इसका आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो ये आवृत्ति द्वारा मापा जाता है। आवृत्ति की एसआई मात्रक पूछा जाता है तो हर्ट्ज से, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है, ये ध्यान रखना है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी ध्वनि तो इसका आवृत्ति नहीं बदलता है। अच्छा, ध्वनि मापने की एसआई इकाई क्या है? तो वो है डेसिबल। एक क्वेश्चन आता है कि ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है? तो आपको ये ध्यान रखना है सिंपल में कि ध्वनि का सबसे अधिक वेग होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में और सबसे कम होता है गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये एरिथ्रोसाइट जो है रक्त के संचरण में मदद करता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि जो रक्त का परिवहन कौन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ये तो हीमोग्लोबिन करता है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्त एक है, ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ये ध्यान रखना है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त समूह की खोज किसने किया? तो लैंड स्टीनर ने किया। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? तो विलियम हार्वे ने किया था। इसे याद कैसे रखना है और कन्फ्यूजन ना हो? तो देखिए, रक्त परिसंचरण को यानी कि एक परिसंचरण यानी परिवहन से रिलेट करिए। ठीक है। परिवहन किस पे चलता है? हाईवे पे। तो विलियम हार्वे यानी कि विलियम हाईवे बोलिए उसको, यानी कि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हाईवे ने किया था। अच्छा, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB है, यानी कि सर्वग्राही वो है AB। और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो O है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बल की इकाई नहीं है? तो बल की इकाई में पाउंड भी है, डाइन भी है और न्यूटन भी है, यानी कि इकाई नहीं है तो जूल है। जूल जो है बल की इकाई नहीं है। तो ये जूल ये है ना, मालूम किसका इकाई है? ये कार्य और ऊर्जा, ये दोनों का ऐसा इकाई जूल है। ठीक है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, वो माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? 10 के पावर -6 मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये सेंट्रोसोम जो है ये नाभिक का भाग नहीं है। बाकी क्रोमेटिन, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म ये नाभिक का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मीनामाता तथा इटाई रोग उत्पन्न होता है? तो डायरेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सिंगल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मीनामाता रोग किसके कारण होता है? तो मीनामाता पारा के कारण होता है, यानी कि मरकरी के कारण होता है। ठीक है। और इटाई कैडमियम के कारण होता है, यानी कि मरकरी और कैडमियम किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीनामाता रोग जो है वो मरकरी के कारण होता है और इटाई कैडमियम के कारण होता है। तो इसको ध्यान से याद रख लेना। ठीक है। कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना। इटाई कैडमियम के कारण, मीनामाता मरकरी यानी कि पारा के कारण होता है। अब पारा से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा जो है वो धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा। अच्छा, कौन सा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वो है ब्रोमीन। ठीक है। कमरे के तापमान धातु और अधातु में द्रव अवस्था में पाए जाने वाला यही दोनों है, पारा और ब्रोमीन। ठीक है। तो ये कभी कन्फ्यूजन ना हो या तो एक्सचेंज ना हो, तो इसे याद कैसे रखना है? देखिए, धातु जो है वो है, धातु शब्द में छोटा है, इसका आंसर क्या है? छोटका, पारा। और अधातु बड़ा है तो इसका आंसर भी बड़का है, ब्रोमीन। ठीक है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु ब्रोमीन और धातु पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचरित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो क्षय रोग है, यानी कि टीबी, इसे तपेदिक भी कहा जाता है। और निमोनिया, ये क्या? वायु द्वारा संचरित, यानी खांसने छींकने से ये फैलता है। इसका आंसर हो जाता है सी। एक क्वेश्चन आता है क्षय रोग को इससे यानी कि टीबी के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो BCG टीका लगाया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। ये क्षय रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये पक्षी जो है ये गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह है। ठीक है, बाकी ये जो मछली का वर्ग है, उभयचर और सरीसृप है, ये ठंडा रक्त वाला जीव है, यानी कि कोल्ड ब्लडेड जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये हाइपोथैलेमस जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय के कारण होता है। ठीक है, फिर से समझिए, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन ये सामान्यतः किसके कारण होता है? तो कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय के कारण होता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। जैसे विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। या तो ये पूछे कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, तो इस तरह से सेट नंबर 9 का जीके और साइंस का पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और आज का क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाएं होती है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दे। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।